डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इंतहाई अहम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे पास है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे और इसकी जो टाइप्स हैं तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं और हम किस तरह एंजाइटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंट है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एंजाइटी का शिकार है और हम उससे हिस्ट्री लेते हैं या हम उससे इंटरव्यू लेते हैं तो उसके बाद हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पर्सन फलां टाइप एंजाइटी का शिकार है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सबसे पहले डिटेल के साथ एंजाइटी के बारे में बताएंगे कि एंजाइटी क्या होती है, ये क्यों होती है, और उसके बाद हम आपको इसके टाइप्स के बारे में भी बताएंगे कि एंजाइटी के कौन कौन से टाइप्स हैं और फिर हर एक टाइप की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आप लोगों के लिए एंजाइटी और उसके टाइप समझना आसान हो। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हमने इस यूनिट का पहला हिस्सा कवर किया है। पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले आप लोगों ने एंजाइटी के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा कि मतलब आई फील एंजाइटी व्हेन आई सिट इन अ एग्ज़ाम, या जब मैं पेपर देने जाती हूँ या जाता हूँ, या जब मैं क्लास के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, मैं डरने लग जाता हूँ और कुछ बोल नहीं सकता। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरह आप लोगों ने कमेंट सुने होंगे। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज such as worry or fear that can be mild or more severe। क्या होता है कि एंजाइटी आपकी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अनईजी फील करते हो, जिसमें आप वरी फील करते हो, जिसमें आप डरते हो, जिसमें आप खौफ में होते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो इस तरह की फीलिंग को हम कहते हैं एंजाइटी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पर्सन है, वो क्या है, एग्जामिनर के सामने बैठा है तो वो डर जाता है या कंफर्टेबल नहीं होता या उसके जहन में टेंशन सी होती है कि अब ये क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे फेल ना कर दे। इंटरव्यू में अगर कोई इस तरह बैठा है तो ये क्या होती है? ये होती है एंजाइटी कि जब आपके अनईजी फील करते हो, आप वरी या फियर फील करते हो, और ये माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। अक्सर लोग इतने ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते क्योंकि लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातचीत करना, इससे वो एंजाइटी फील करते, मतलब वो डरते कि ये मुझे नुकसान दे देंगे, मेरे भी खिलाफ जो है वो तरीके वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, साजिशें बना रहे हैं, मुझे कुछ हार्म कर लेगा। तो इस तरह एवरीवन हैज़ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। और एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है कि जिससे हर एक बंदे ने गुजरना होता है। किस तरह? देखो, हमारे पास जितने भी लोग हैं, आप किसी से पूछे कि आपके लाइफ में कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, हर एक बंदे पे इस तरह एक्सपीरियंस आया होता है। या कोई जो है ख्वाब में डरा हुआ होता है तो उसको एंजाइटी सी होती है जब वो उठ जाता है, या रास्ते पे चलते हुए आप कभी कभार डर जाते हो, या अकेले घर में आप कभी कभार डर जाते हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स तो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स होते हैं। कभी कभार हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम एंजाइटी में होते हैं कि ऐसा नहीं, मुझे तो रात को बुखार था, मैंने कुछ याद नहीं किया, अब सुबह जो है मैं पेपर कैसे दूंगा। कुछ का टेंशन होता है कि ऐसा नहीं, मैं फेल हो जाऊं। कभी कभार पेपर मुश्किल होता है, कभी कभार आपका एग्जामिनर सख्त होता है तो आप कहते हो जी ये मुझे कम मार्क्स देगा। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एडमिशंस वगैरह हैं। तो क्या है कि एंजाइटी जो अनईजी फीलिंग है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है और हर एक बंदे ने लाजमी इसको लाइफ में एक्सपीरियंस करना होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए शादी करना ये भी एक एंजाइटी है कि पता नहीं मेरी कहाँ शादी होगी, किस बंदे से होगी, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ की सेटिंग कैसी होगी। तो ये क्या है? ये एंजाइटी है।
For example, you may feel worried and anxious about sitting an exam or having a medical test or job interview. तो वही बात जो मैंने अभी आपको बता दिया कि आप एग्जाम्स के लिए वरी है, या जो है आपने कल को इंटरव्यू में बैठ गए हैं तो वहाँ पे आप डर रहे हो कि इंटरव्यूअर किस तरह के क्वेश्चंस करेगा, या आपका किसी भी कहाँ पे सिलेक्शन हो गई, अब आपका मेडिकल होना है, उसके लिए आप टेंशन में हो कि ऐसा नहीं कि मेरी कोई टेस्ट हो पॉजिटिव निकल आए या कोई इस तरह का इशू निकल आए जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन ख़राब हो जाए या मेरी सिलेक्शन ना हो या मेरे सिलेक्शन में मसला हो। तो ये है कि जब भी कोई सिचुएशन में आप जब अनईजी फील करते हो और आपके जहन में कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव सोच आती है, आप जो है वरी होते हो, डर जाते हो, खौफ में होते हो, तो इस सिचुएशन को फिर हम कहते हैं कि ये पर्सन एंजाइटी में है, अनईजी फील कर रहा है। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस लेकर आया हूँ जो आप लोगों के नोट्स में नहीं है, लेकिन ये मैंने चूंकि गूगल से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फ़र्क है। अक्सर है ना, आप स्ट्रेस में ना हो या एंजाइटी, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट आपको बताया है कि पीपल अंडर स्ट्रेस एक्सपीरियंस मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स सच एज इरिटेबिलिटी, एंगर, फटीग, मसल पेन, डाइजेस्टिव ट्रबल एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उसको मसल पेन कभी कभार होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, अक्सर जो है क्या होता है उसको एसिडिटी वगैरह और बर्निंग होती है, स्टमक बर्निंग्स वगैरह होती है, क्योंकि स्ट्रेस में एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसके साथ तके तके से होते हैं, गुस्सा कभी कभार आ जाते हैं या इरिटेबल होते हैं। तो ये क्या है कि ये वो फीलिंग्स हैं जो स्ट्रेस की कंडीशन में होती हैं। दूसरा ये है कि स्ट्रेस जो है वो एक टेम्परेरी चीज़ है, अगर एक स्ट्रेस एक लेंथी टाइम तक चला जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, डिप्रेशन में। सही है। जबकि एंजाइटी जो है, एंजाइटी ऑन अदर हैंड इज डिफाइंड बाय अ परसिस्टेंट एक्सेसिव वेरी that do not go away even in the absence of stress। क्या होता है कि देखो एग्जाम्स आपके लिए स्ट्रेसर है, ऑन स्पॉट आपको क्या करते हैं, टेंशन में डालते हैं, लेकिन आप अभी जो है एग्जाम हॉल में आप डर गए हो या आपका पेपर खराब हुआ है तो उससे आप एंजाइटी में हैं कि मेरा पेपर खराब हुआ है, अब ऐसा नहीं कि मेरा रिजल्ट भी खराब आए। अब स्ट्रेसर तो ऑन स्पॉट था कि ऑन स्पॉट आप डर रहे थे और आपका पेपर खराब हो गया, आप टेंशन में, टेंशन आपकी खत्म हो गई, लेकिन एक एंजाइटी आपको लाजमी होती है और आप रिजल्ट का काफ़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार भी करते हैं कि ऐसा ना हो कि रिजल्ट आए और मेरा ये पेपर फेल हो जाए। तो एंजाइटी जो है वो क्या होती है, वो हमारे पास एक परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरीज हैं, एक्सेसिव डर हैं, जो क्या होता है तब जो हमारे पास मौजूद होता है, इवन दो अगर स्ट्रेसर ख़त्म भी हो जाए। सही है। मिसाल के तौर पे शादी का जो वक़्त होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है मेल और फीमेल के लिए। तो क्या है, शादी हो गई, अब वो स्ट्रेस तो चला गया, लेकिन अब लड़की के लिए एक नए माहौल में एडजस्ट होना ये एक एंजाइटी है। जब तक वो एडजस्ट नहीं होती वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ पे क्या हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ पे वो वरी होगी, टेंशन में होगी। हालांकि स्ट्रेस का मौका तो चला गया, मतलब वो एक दफ़ा नए घर में आ गई, अपने हस्बैंड से वो मिली, उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर जो थे, न्यू फैमिली मेम्बर, उससे वो मिली, उस सब देख लिया कि हाँ ये कैसे नहीं। लेकिन एक एंजाइटी उसके जहन में होगी क्योंकि हर दिन उसको नई नई चीज़ें सीखना पड़ेंगी, नए नए लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी कि एंजाइटी जो हमारे पास है ये एक परसिस्टेंट वरी फीलिंग है जो कि स्ट्रेस से एक्सेस में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये होता है कि स्ट्रेसर ना भी हो फिर भी एक पर्सन एंजाइटी में हो सकता है। तो ये स्ट्रेसर और एंजाइटी में फ़र्क है। सही है। तो ये हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर का कुछ बेसिक था, ताकि आप लोगों के जहन में एक स्केच सा बन जाए कि एंजाइटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं। अभी हम एंजाइटी डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। Based on current DSM-5, 9 mental disorder under anxiety category। सही है। एक DSM-5 का अक्सर मैं आप लोगों को वीडियो में कहता हूं कि ये हमारे पास एक एडिशन है मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें डिटेल के साथ बताए गए हैं। और DSM का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5 जो है ये इसकी 5th एडिशन है। तो इसके लिहाज से
एंजाइटी की कैटेगरी में 9 डिसऑर्डर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका एमसीक्यूज है इसी स्लाइड में कि इसमें से उन्होंने एक डिसऑर्डर दिया होगा कि इसमें से कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो 9 अभी हम पढ़ेंगे ये 9 के 9 क्या हैं, ये हमारे पास एंजाइटी के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेपरेशन एंजाइटी, सेकेंड टाइप हमारे पास है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, थर्ड हमारे पास है स्पेसिफिक फोबिया और फोर्थ हमारे पास है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सही है, तो ये 4 जो है वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास 5 हैं वो हमने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर किए हैं, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारे पास क्या है, ये 9 टाइप्स हैं किस चीज़ के डिसऑर्डर के, जो उसमें आते हैं एंजाइटी में आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, इसके बाद एग्रोफोबिया, 7 जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, 8 हमारे पास सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, और 9 जो है एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। तो ये तमाम के तमाम टाइप्स इसमें से जो हमारे पास पहले 4 टाइप्स हैं वो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो इस यूनिट के सेकंड पार्ट की जो वीडियो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है उसमें हमने इनको कवर किया है। तो पहला एमसीक्यूज तो आपका ये है कि तमाम के तमाम आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास DSM-5 के लिहाज से ये किस चीज़ में आते हैं, ये एंजाइटी कैटेगरी में आते हैं। सही है, तो पहला टाइप है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके नाम से जाहिर है कि जब हम किसी से सेपरेट होते हैं और तब हमें एंजाइटी होती है तो उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। अब एक बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है, सही है, अब वो क्या है, वो अनईजी फील करता है, वो नॉर्मल नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता, रोता रहता है, स्टडी पे फोकस नहीं करता। जब आप उससे हिस्ट्री वगैरह लेते हो तो एक बात आपने जहन में रखनी होगी कि चूंकि ये अपने पेरेंट्स से दूर हैं तो ये सेपरेशन एंजाइटी का शिकार हो सकता है। तो सेपरेशन एंजाइटी किसे कहते हैं कि द इंडिविजुअल इज फियरफुल ऑफ are anxious about separation from attachment figure to a degree that is developmentally inappropriate। देखो, जब हम अपने loved one से सेपरेट होते हैं तो एक हद तक तो खैर हम टेंशन में होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम एंजाइटी में होते हैं, अनईजी फील करते हैं, हम जो है खफा होते हैं, लेकिन एक लेवल तक जब ये लेवल एबनॉर्मल सतह तक जाए जो हमारे अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करे तो फिर तब ये हमारे पास एंजाइटी हम इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। कि जब एक पर्सन का किसी दूसरे से सेपरेशन हो और वो जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हुई हो तो उसको फिर हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। There is a persistent fear or anxiety about harm coming to attachment figure and events that could lead to loss of or separation from attachment figure। क्या होता है कि आपके जहन में ये टेंशन होती है, आप जो है आपके जहन में ये ख्यालात आते हैं, आप इन चीज़ों के लिए परेशान होते हो कि मैं तो अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, इसलिए मुझे लोग नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लोग मुझे मसले मेरे लिए मसले भी बना सकते हैं, मैं बीमार होऊंगा तो मुझे कौन देखेगा। बिल्कुल इसी तरह पेरेंट्स में भी ये टेंशन होती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, कैसे वो लोग उसके साथ बिहेव करेंगे, उसका क्या गुजर बसर कैसा होगा। तो ये क्या होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पर्सन क्या होता है, वो वरी होता है, वो टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है। इवेंट दैट कुड लीड टू लॉस of or separation from attachment figure and reluctance to go away from attachment figure as well as nightmare and physical symptoms of distress। क्या होता है कि ये ख्यालात जो उसके जहन में आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं उसको कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये क्या करते हैं, ये उस पर्सन को अपने लव्ड वन से सेपरेट होने नहीं देती। सही है, और जब इस तरह सेपरेट हो जाते हैं लोग तो फिर क्या होते हैं, नाइटमेयर, वो रात को ख्वाब में डरते हैं,
हमेशा खामोश होते हैं, रोते रहते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, फिजिकल सिम्टम ऑफ डिस्ट्रेस उस पर आ जाते, मतलब ये है कि बुझा बुझा सा होगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, अपना क्लास वर्क नहीं कर सकेगा, सही से खा नहीं सकेगा, सोना वगैरह उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेशन की वजह से, और वो सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है। सही है। Although the symptom often develop in childhood, they can be expressed through adulthood as well. देखो अक्सर सेपरेशन एंजाइटी का जो शिकार होते हैं तो वो बच्चे होते हैं। जब वो हॉस्टल जाते हैं ना, पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो क्या होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इश्यू होता है। लेकिन एडल्ट में ये चीज़ हो सकती है। एडल्टहुड में भी लोग सेपरेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स की किसी की डेथ हो जाती है तो फिर कहते हैं हम तो अकेले हो गए, या किसी हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो अगर अपने वाइफ या हस्बैंड को चाहता था तो फिर उसके खिलाफ मतलब उसके पीछे वो क्या हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं कि अब मुझे कौन समझेगा, कौन मेरी केयर करेगा, कौन जो है मेरी बात मानेगा। तो ये क्या होते हैं कि ये एंजाइटी जो सेपरेशन की वजह से होती है उसको हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और फिर इस तरह के लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं थ्रू साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मतलब एक लेवल तक अगर काउंसलिंग हम करें तो वो हम कर सकते हैं और पेशेंट जो है ना वो रिवर्ट मतलब वो नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन एक अगर हम ना कर सके तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो थ्रू काउंसलिंग जो है क्या करते हैं, उन लोगों की साइकोथेरेपी करते हैं और उनको नॉर्मल तक लेकर आते हैं। उनकी मतलब ये सलाहियत उनमें पैदा करते हैं कि वो किस तरह अपने इस एंजाइटी को कोप कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या है कि इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंसिस्टेंट फेल्यूर टू स्पीक इन सोशल सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्सपेक्टेशन टू स्पीक इवन दो द इंडिविजुअल स्पीक्स इन अदर सिचुएशंस। सेलेक्टिव म्यूटिज्म ये होता है कि वो पर्सन जो नॉर्मली एक सिचुएशन में बातें वगैरह करता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन रखता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो फिर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो बोल भी नहीं सकता, ना किसी के सामने खड़ा हो सकता है, ना किसी पर्सन को फेस करता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। मिसाल मैं आपको दे दूं, एक लड़का है या लड़की है या स्टूडेंट है, वो क्लास में बातें करता है जी, गपशप लगाता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखता है, काफ़ी एक्टिव बंदा है। लेकिन जब भी वो किसी स्पीच में खड़ा होता है या किसी प्रेजेंटेशन में अपने टीचर्स के सामने खड़ा होता है तो वो फिर बोल नहीं सकता। उसके जहन में ये टेंशन होती है कि मैं कैसे बोलूँगा, मैं कुछ गलत ना बोलूँ, मुझसे लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो क्या हो जाते हैं, वो वरी होते हैं। तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो इसको हम फिर कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म, कि एक पर्सन जो नॉर्मल सिचुएशन में बातें वगैरह करता है, एक्टिव होता है, तो वो सिचुएशन जिसमें उससे एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि अभी उसने वो परफॉर्मेंस देनी है लेकिन वो नहीं दे सकता, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। द फेल्यूर to speak has significant consequences on achievement in academic or occupational setting or otherwise interfere with normal social communication। और ये जो एक किसी भी सिचुएशन में बोलना, जब ये बोल नहीं सकता तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। सही है, इससे ये नुकसान होता है कि क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट अचीवमेंट्स वो नहीं कर सकता। मैं सही बात है ना, अगर एक पर्सन सामने जाके बोल नहीं सकता, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं कर सकता, कल को वो एक अच्छा टीचर कैसे बनेगा? कल को वो किसी कंपनी में अपना प्रेजेंटेशन किस तरह प्रेजेंट करेगा? कल वो हॉस्पिटल में अपना पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? अपने सीनियर्स को, अपने हेड नर्स को या डॉक्टर्स वगैरह को किस तरह प्रेजेंट करेगा अपने पेशेंट को? सही है। तो ये जो हमारे पास सेलेक्टिव म्यूटिज्म का जो डिसऑर्डर है, ये डिफरेंट अचीवमेंट्स जो हैं वो उससे इंसान को रोकता है। जब ये डिसऑर्डर आप में होगा तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट नहीं कर सकते। कल को इंटरव्यू में आप बैठे होंगे, वो एकदम से खामोश हो जाएंगे, तो वो आपको किस चीज़ के मार्क्स देंगे? आपकी क्या हो जाएगी, वो होगी रिजेक्शन होगी, आपको वो रिजेक्ट करेंगे। सही है। और इसी के साथ आप सोशल कम्युनिकेशन में भी ये काफ़ी इंटरफेयर करता है आपका ये डिसऑर्डर, क्योंकि सही बात है ना, कल को आप घर में किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते, या मोहल्ले में या मस्जिद में कोई इस तरह की बात है तो उसमें आप अपने तरफ से कुछ कह नहीं सकते,
कल को आप पे कोई बात आती है, आप अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, तो फिर ये क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनाएंगे। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म इसे कहते हैं कि एक पर्सन नॉर्मल सिचुएशन में बातें भी करता है और एक सिचुएशन जिसमें उससे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये बोलेगा, बातचीत करेगा, लेकिन वहाँ पे वो टेंशन में होते हैं, वरी होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, खामोश होते हैं, तो इसको फिर कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। और ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, सही है, क्योंकि इसके साथ एंजाइटी भी नहीं लिखा, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन में नहीं लेनी। ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो ये DSM-5 के लिहाज से ये क्या है, किस में आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है, सही है। और इस वीडियो का हमारे पास जो लास्ट स्लाइड और एंजाइटी का थर्ड जो पार्ट वो है, टाइप है, वो है हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया। फोबिया कहते हैं डर को, स्पेसिफिक कहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़, एनिमल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से आपको अगर डर होता है, एंजाइटी होती है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। और इसकी सिंपल मिसाल तो आप लोगों ने देखी होगी, फीमेल जो होती है वो चपकली से डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं, तो वो स्पेसिफिक एनिमल है, मतलब इंसेक्ट है क्या कि वो कॉकरोच, वो उससे डरती है। स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास क्या है, लिजर्ड है, चपकली है, वो उससे डरती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक फोबिया आर फियरफुल, आर एंशियस अबाउट, आर एवॉइडेंट ऑफ सर्कमस्क्राइब ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। क्या होते हैं कि वो वरी होते हैं, फियरफुल होते हैं, एंशियस होते हैं या एवॉइड करते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को, इस तरह के लोग। A specific cognitive ideation is not featured in this disorder as it is in another anxiety disorder. इसमें ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ के बारे में आपने सोच की हुई है, मतलब आप फीमेल ये नहीं सोचती कि जी ये कॉकरोच आ जाएगा, मुझे मतलब काट लेगा, फिर मुझे बड़ी बीमारी होगी, इस तरह नहीं सोचे, बस ऑन स्पॉट एक स्पेसिफिक चीज़ से बस उनको डर लगता है, बाकी उसके जहन में कोई ख्यालात नहीं होते कि अब छोटा सा लिजर्ड या कॉकरोच क्या बिगाड़ लेगा एक बड़े इंसान का। लेकिन क्या होता है कि उनके जहन में बस एक खाका सा, मतलब एक डर सा आया हुआ है, बिहाइंड कुछ भी इस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों डरते हैं, अब ये उनको नहीं पता कि हम क्यों डरते हैं, बस वो वैसे डरते हैं किसी सिचुएशन या इंसेक्ट्स वगैरह से। द फियर, एंजाइटी आर avoidance is almost always immediately induced by phobic situation to the degree that is persistent and out of proportion to the actual risk posed. क्या होता है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो इस तरह के लोगों का एकदम से उसकी तरफ क्या हो जाता है, उसकी तरफ एकदम से रिस्पांस होता है, अवॉइड करते हैं इस तरह के सिचुएशन को इमीडिएटली और एकदम से डर जाते हैं उस चीज़ से। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक फोबिया हैं। अब हमारे पास जो डिसऑर्डर के साथ लोग हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो गाड़ी में नहीं बैठते, उनको फोबिया होता है कि गाड़ी में जैसे मैं बैठूंगा एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी में बिठाओ वो बिल्कुल भी नहीं बैठते। झूले में कुछ लोग नहीं बैठते। कुछ लोग क्या होते हैं कि एक मतलब वो जॉब वगैरह जो है ना, वो जॉब में नहीं जाते, जी ये जॉब बस मुझे डर लगता है, मैंने नहीं जाना, सही है। तो फिर हमने क्या करना, हमने उसकी फिर काउंसलिंग वगैरह करनी है कि ये चीज़ जो है आपको जब नुकसान नहीं देती तो आप क्यों डरते हो इस चीज़ से, सही है। There are various type of specific phobia like animal, कुछ एनिमल्स फोबिया का शिकार होते हैं, कुछ नेशनल इन्वायरमेंट का, एकदम से बारिश शुरू हो गई तो वो बारिश में डरते, ऐसा ना है कि मुझ पे बिजली गिर जाए, थंडर स्टॉर्म वगैरह भी गिर जाए, सही है। इसके बाद ब्लड इंजेक्शन इंजरी, कुछ लोग जो है ना इंजेक्शन लगाने से डरते, बहुत सख्त डरते, हालांकि उससे बड़े बड़े कट उनको लगते हैं, मतलब वैसे घर में चलते हैं या रास्ते वगैरह में, लेकिन छोटी सी इंजेक्शन से वो डरते हैं, बस उनको स्पेसिफिक फोबिया होते हैं उस चीज़ के खिलाफ। सिचुएशनल भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है तो उसके सामने वो जो टीचर नज़दीक आता है एकदम से वो डर जाता है, सही है। या एक सिचुएशन है, मतलब एक पर्सन है, वो रात आती है या एक जगह से जब वो गुजरते हैं तो उस जगह से वो डरे हुए हैं, तो क्या है ये सिचुएशनल में आता है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पे अक्सर हम लोगों ने देखा होता है ना, जिस तरह एक जगह पे जब बमबारी वगैरह होती हैं या जंग वगैरह होती हैं, वहाँ पे बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग ये फोबिया का शिकार हो जाते हैं। फिर जहाँ पे भी छोटा सा भी अगर बम पड़ता है तो वो के एकदम से एक्सट्रीम केस लेवल तक डर जाते हैं, क्योंकि वो उन सिचुएशन पर से गुजरे होते हैं और उस स्पेसिफिक सिचुएशन के से मुतालिक उसको क्या हो जाते हैं, फोबिया होता है, डर होता है।
تو اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک فوبیا. تو دیکھو آپ لوگوں کی جو MCQs آئیں گے وہ بالکل اسی طرح انہوں نے ڈیفینیشن ٹائپ دیے ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے اور اس کا نام یہ ہے اور وہ اس طرح ایک چیز سے ڈر جاتی ہے ایک دم سے. یہ کون سا ہے؟ تو یہ اسپیسیفک فوبیا ہے جو کہ ہمارے پاس اینزائٹی ڈس آرڈر کا ایک ٹائپ ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ اینزائٹی ڈس آرڈر کا ہاف پارٹ ڈسکس کیا ہے. اس کا ریمیننگ پارٹ آلریڈی میرے یوٹیوب چینل پہ اس کا ویڈیو موجود ہے جس کے ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے. تو وہیں سے جا کر آپ اس یونٹ کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرے، اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی شیئرز کرے اگر آپ کو لگے کہ میرا چینل ان کے لیے ہیلپ فل ہے. آپ جس علاقے سے ہیں، جس کالج سے ہیں، وہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھ لیں. اوکے، تھینک یو.